नमस्कार। आप जो सब ऑनलाइन हैं और किसी भी समय आप मुझे देख रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अब ऑनलाइन वालों के बाद अब ऑफलाइन वाले जो मेरे सामने बैठे हैं, आपके पास आवाज आ रही है क्या? पीछे तक कम आ रही है। हेलो। अब अभी अभी आप एक जैसे शांत हो जाएंगे ना, तब देखेंगे आप मेरी आवाज। एक जो कि मुद्दा शुरू ही हो रहा है, और एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं आपको कि कितना परिवर्तन आ गया है पहले वाले जीवन में और आज के जीवन में। पहले हर छोटी सी बात के ऊपर कोई भी करते थे। जब बच्चे थे तो नीचे उतरे तो ओ नीचे ना उतरी माँ दादी बुआ आवड़ो खा जाओगा। हालांकि आवड़ो आज नहीं देखियो। मैं आज भी पूछता हूं कि मुझे ना उसका चित्र दिखाओ, कुछ तो बताओ भी आवड़ो समान के हो। वो टिट्टण हो, गोयर हो, पाटड़ा गोई, सांप हो के वो आवड़ो खा जाओगा। हर छोटे बड़े काम में आवड़ा खा जाएगा, वहां मत जाना, ये मत जाना, बहुत सारे प्रतिबंध थे। फिर बाहर निकल गए, अब ये तो घर के प्रतिबंध थे। बाहर निकलते का मोडियो कान काट ले जाएगो का मोडियो तन जोड़ियों गाल ले जाएगो। बाहर भी नहीं जाना, घर में आवड़ो और बाहर मोडियो। अब मैं परिचय मेरे लिए छोटी छोरा ने कह दियो, मैं को देखी तू बाहर ना जाई, बाहर नहीं मोडिया फिर वे तन ले जाएगा। झोली में गाल गए, झूठ बोलने की जरूरत को नहीं, मोडिया तो वहां बैठे है। तो आजकल के छोरे ना बड़े वो होशियार हो गए, उनको भी पता है कि आसपास चल क्या रहा है। तब मोटों का कोई भी है नहीं है कि वे तो वहां बैठे है। चलिए अब अपन और थोड़े से हंस लिए हैं, अब मुद्दे की शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन वाले आप भी हंस लो भाई। कल अपन ने जब नागरिकता वाला टॉपिक शुरू किया था, सिटीजनशिप, तो अंत में अपने सिद्धांत किए थे, और सिद्धांतों में हमने विकासात्मक सिद्धांत किया था शुरुआत में। नागरिकता नहीं, नागरिकता का सॉरी, हाँ, उदारवादी सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत, टीएच मार्शल का। फिर मैं आपको स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत को रहा था, सॉरी, इसे रिपीट भी हो जाएगा कुछ, रॉबर्ट नोजिक का, कि हम क्लाइंट हैं, हम एक सार्वजनिक सेवाओं के विवेकशील उपभोक्ता हैं। हम जितनी सुरक्षा प्राप्त करते हैं बदले में उसका क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। समुदायवाद किया था बार्बर का, हन्ना आरेंट का, वाल्जर, लेकिन नाम भी देखे थे हमने, हन्ना आरेंट का किया था। और हमने फिर नागरिक के वो अच्छा माना जाता है जो 3 प्रकार की गतिविधियों में से तीसरे प्रकार की करता है, सर्वोच्च गतिविधि, एक्शन जो करता है लेबर और वर्क की बजाय। फिर हमने बहुलवादी सिद्धांत किया था, टर्नर का और डेविड हेल्ड का, कि नागरिकता को आप ऐसे अधिकार कर्तव्यों के रूप में या विवेकशील उपभोक्ता के रूप में ऐसे परिभाषित नहीं करते। ये कितना जटिल सा प्रोसेस है जिसमें सारी चीजें मिक्स होती है। मातृक नागरिकता की थी, और हमने सारा रूडिक का नीति का प्रवाह शास्त्र या प्रवाह शास्त्र का नीति शास्त्र, सॉरी प्रवाह का नीति शास्त्र, इंग्लिश में टू मच सिंपल है, एथिक्स ऑफ केयर, सारा रूडिक की और मातृक नागरिकता की हमने चर्चा की थी कि नागरिकता का स्वरूप ऐसा हो जैसी माँ हमारे साथ हम व्यवहार करती है, तो एक राष्ट्र को अपने नागरिकों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इस मुद्दे पर अपने चर्चा की। आज अपन नागरिकता के 3 प्रकार करेंगे। आजकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, थोड़ी देर में हो सकता है स्कैन हो जाए तो विल्की मिलिका वाली जो पुस्तक है उसकी जो कॉपी मिलेगी उसको आप जरूर पढ़ना। हो सकता है आपको ना कुछ बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ में नहीं आए, क्योंकि एक तो वो मूलतः इंग्लिश में है और फिर उसका ट्रांसलेट किया गया है। हालांकि ट्रांसलेटर तो बहुत अच्छा किया गया है,
फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको कठिनाई आती है। भी पढ़ते वक्त तो शुरुआत में तो भी गाबा भी टफ लगती है, तो ये तो थोड़ी और टफ लगेगी। पर आप देखेंगे कि पुस्तक ऐसे लिखी जाती है, जैसे आपका एग्जाम हो जाए ना, तो आप विल किमलिका को जरूर पढ़ना, हिंदी में उपलब्ध है। और ये ऐसी पुस्तकें हैं जो एक के बाद दूसरी ना जुड़ के चलती है। अगर आप इसे पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो बाकी चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। लेकिन नागरिकता वाला चैप्टर है ना, ये औरों से थोड़ा कटा हुआ है, क्योंकि शुरुआत में ना वो शुरुआत करता है विल किमलिका उपयोगितावाद से, फिर उपयोगितावाद की कमियां बताता हुआ फिर इस समुदायवाद के ऊपर और इसके ऊपर समतावाद के ऊपर, इनके ऊपर जाता है। तो बड़ी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है कि कैसे ना रोल्स ने आलोचना की, कैसे समतावाद आया, कैसे समुदायवाद आया, कैसे स्वेच्छातंत्रवाद आया, बड़ा तरतीब से आगे बढ़ता है उपयोगितावाद के खिलाफ कैसे कैसे क्या क्या पैदा हुआ। तो वो पुस्तक, उसमें 20 उदाहरण मिलते हैं आपको। हमारी जो पुस्तक है ना वो लिखी गई है, समझाई नहीं गई है। मैं आपको एक जब ये करवाऊंगा, आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स करवाऊंगा ना, तब अपन एंड्रू हेवुड करेंगे, बहुत मजा आएगा उसको। उसके मैं प्रोसेस का चालू कर रखा है, उसके मैं स्कैन करवा के और हिंदी में ट्रांसलेट करवा लूंगा उसको। तो इतना अच्छा ट्रांसलेट तो नहीं होता, लेकिन आपको बड़ी बड़ी चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ मैं समझा दूंगा, कुछ आप समझोगे, तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन दूंगा उसके, तो आप उसको ना बराबर बैठ के देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। वो पुस्तक पढ़ने के बाद ना आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं होती, हर चीज की आ जाती है, समझ में आ जाती है। अब देखो ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो ये शिकायत करते रहते हैं कि जो ऑफलाइन में जो मैटर मिलता है वो ऑनलाइन में नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूं, ये जो भारत में जो छपने वाली किताबें हैं, इनको अगर आपको ऑनलाइन मैं उपलब्ध करवाता हूं तो कॉपीराइट के केस में मैं अंदर जाता हूं। तो अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, आप ऑनलाइन वाले विश्वास करें तो आप जहां भी है, विल किमलिका की पुस्तक है, आप किसी दोस्त हैं जो अगर ऑफलाइन पढ़ रहा है तो वो उपलब्ध करवा देगा आपको। और दूसरा, जैसे हाँ एंड्रू हेवुड की जैसी ट्रांसलेट हो जाएगा तब हो सकता है इस मुद्दे पर अपन चर्चा कर लें, तब आपको कुछ मैटर मैं उपलब्ध करवाऊंगा। तो आज विल किमलिका की पुस्तक थोड़ी देर में स्कैन हो जाएगी, आप पढ़ना जरूर। आपको मुद्दा ये नहीं है कि समझ में आए या नहीं है, अपन चर्चा काय की कर रहे हैं नागरिकता की। आज आनंददायक चर्चा होगी नागरिकता के ऊपर। मैं आपको 3 प्रकार की नागरिकता कराऊंगा। मैं आपको कराऊंगा निष्क्रिय नागरिकता, सक्रिय नागरिकता, और एक मैं आपको कराऊंगा समूह विभेदित नागरिकता। 3 प्रकार की नागरिकता की आज हम चर्चा करेंगे। एक अपन करेंगे पैसिव सिटीजनशिप, एक करेंगे एक्टिव, और एक करेंगे ग्रुप डिफरेंशियल या समूह विभेदित नागरिकता। ये आज के टॉपिक है अपने। इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपके 1 सेकंड में याद हो जाती। समूह विभेदित नागरिकता है, ये बहुसंस्कृतिवादियों की है। अब इसको रटना नहीं पड़ेगा, आपको 1 सेकंड में सारा मुद्दा ही समझ में आ जाएगा। तो पहले ये कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। समूह विभेदित नागरिकता, शुरुआत में यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसको अपना विभेदीकृत नागरिकता भी कह सकते हैं। यहां जो समूह विभेदित नागरिकता है, जिसको अपना विभेदीकृत नागरिकता कह रहे हैं, ये बहुसंस्कृतिवादियों की है। ये इस नागरिकता का समर्थन करते हैं। अब सिंपल सी थीम तो इसमें यह है कि हमें नागरिकता को जोड़ना होगा इनके अंदर भी अधिकार के तहत, लेकिन जो अपनी नागरिकता की शुरुआती परिभाषा थी ना, उसको बदलना पड़ेगा अपने को। नागरिकता की जो शुरुआत में हमने परिभाषा निश्चित की थी कि नागरिकता 2 चीजों से अभिन्न रूप से जुड़ी होती है, अधिकार से और समानता से। इसमें अधिकार मिले होने चाहिए, और वो अधिकार सभी उस एक राजनीतिक समुदाय में रहने वाले लोगों को समान रूप से मिले होने चाहिए, उसमें भेदभाव
नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो हम और कुछ कर रहे हैं, हम यहां उसका नाम कर रहे हैं विभेदीकृत नागरिकता। इस इट मीन्स ये है कि अब नागरिकता तो होगी लेकिन अपने को परिभाषा बदलनी पड़ेगी। अब नागरिकता बराबर अधिकार और समानता नहीं है, अब बल्कि अपने को अधिकारों में क्या करना होगा, विभेद करना होगा। विभेद करना होगा तो कुछ नागरिकों को और नागरिकों से ज्यादा अधिकार देने पड़ेंगे आपको। तो ये बहुसंस्कृतिवादी है, ये समान नागरिकता और समान अधिकारों के पक्षधर नहीं है। ऐसा क्यों है हम देखते हैं। एक सेकंड में आप मुद्दा समझ में आएगा। हमारे संविधान का अनुच्छेद 29 और 29 और 30, 29 और 30, ये उन लोगों को स्पेशल अधिकार देता है जो भाषा के मामले में और लिपि के मामले में, संस्कृति के मामले में क्या है, अल्पसंख्यक है। तो ये अधिकार सिर्फ उन्हीं को मिले हैं, बाकी नागरिकों को नहीं मिले हैं। तो उन नागरिकों को देखो ये अधिकार औरों से क्या है, ज्यादा है। आपको कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है तो आप देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग है ना, उनके जो संस्थान खोले जाते हैं, शैक्षणिक संस्थान, उनको सुविधाएं भी और उनको खोलने की प्रोसेस है ना औरों से सिंपल है, और वो खोल भी सकते हैं अल्पसंख्यकों के नाम पे। आपको मुस्लिम समुदाय के संस्थान मिल जाएंगे, आपको क्रिश्चियन के संस्थान मिल जाएंगे, जो ये स्कूल होते हैं ना इनके मिशनरीज के स्कूल मिल जाएंगे। बाकी के लिए खोलने की ऐसी सुविधाएं नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित रखने के लिए या अपने शैक्षणिक संस्थानों के खोलने की भी इनको स्वतंत्रता है, लेकिन बाकी को ये नहीं है। तब ये हमने देखा कि भारत के भी सभी नागरिक समान नहीं है। यहां तक कि पहले चलो 370 वो समाप्त हो गया, लेकिन कुछ एक विशिष्ट क्षेत्र के लोगों को क्या दी गई थी, विशिष्ट अधिकार दिए गए थे उनको। ये अधिकार देश के बाकी राज्यों की बजाय उस राज्य के लोगों के लिए क्या थे, ये ज्यादा थे। तो हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि नागरिकता के तहत अधिकार और अधिकारों में क्या मिले, हमें समानता मिले, बल्कि ये कह रहे हैं बहुसंस्कृतिवादी कि अधिकारों में क्या होनी चाहिए, असमानता होनी चाहिए। अधिकारों के मामले में क्या होना चाहिए, विभेद होना चाहिए। कुछ नागरिकों को अधिकार और नागरिकों से अलग प्रकार के होने चाहिए, ज्यादा कम हो सकते हैं लेकिन उन्हें अलग प्रकार के चाहिए। कुछ नागरिकों को कुछ और अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो नागरिकता कैसी होगी, समूह के अनुसार नागरिकता क्या होती है, विभेदित होती है। हाँ, नागरिकता बहुसंस्कृतियों के अनुसार जुड़ी हुई तो है अधिकारों से, लेकिन हरेक समूह के अधिकार क्या होंगे, विभेदित और अलग अलग होंगे। अब ऐसा क्यों होगा, पहले तो हम देखें बहुसंस्कृतिवादी बल काय के ऊपर देते हैं। बहुसंस्कृतिवादी बोलते हैं कि किसी भी समाज में जो संस्कृतियां अल्पसंख्यक है, जो संस्कृतियां हाशिया करता है, वो लोग जो मूलवासी हैं, इन लोगों को औरों से अलग और ज्यादा अधिकारों की आवश्यकता होती है, ताकि ये अपनी संस्कृति को क्या रख पाए, रीति रिवाजों को सुरक्षित रख पाए। हर एक व्यक्ति, ये मुद्दा है ना, ये पूरा संस्कृति का मुद्दा, ये जुड़ा हुआ है, पहचान से जुड़ा हुआ है। अब पहचान का संकट, आज इस पर पूरी चर्चा करते हैं। पहचान का संकट 1990 के बाद बहुत तेजी से प्रसारित हुआ है। 1990 के बाद, 1990 से पहले पहचान का संकट नहीं था। पहचान का संकट इसलिए नहीं था कि 45 से 90 तक संसार के अधिकांश देश और अधिकांश देशों के नागरिकों का जो मस्तिष्क था ना, वो दो मामलों में उलझा हुआ था, एक पूंजीवाद की ओर, दूसरा साम्यवाद की ओर। अधिकांश लोगों ने अपने को कहीं न कहीं सेट कर रखा था कि या तो मैं पूंजीवाद का समर्थक हूं या मैं साम्यवाद का समर्थक हूं। तो ये बहस चला करती थी। तो जब भी ना दो व्यक्ति आपस में मिला करते थे तो इस मुद्दे के ऊपर बहस किया करते थे। अपने देश में भी बहस का मुद्दा ये हुआ करता था कि रूस अच्छा है या अमेरिका अच्छी है, सोवियत संघ की नीतियां ठीक है, अमेरिकन नीतियां ठीक है, अपना समाजवाद उनसे किस रूप में मिलता जुलता है, अपना देश किसकी तरफ झुक रहा है, ये ना विवाद हुआ करते थे। फिर एक ना अमेरिका के पक्ष में आ जाते थे कुछ लोग, सोवियत संघ के पक्ष में आ जाते थे, विचारधारात्मक लड़ाई चलती रहती थी। तो 1990 से पहले ऐसा कोई संकट नहीं था, क्योंकि 1990 से पहले लोगों की पहचान क्या थी,
विचारधारात्मक पहचान थी। लोगों ने अपनी अपनी पहचान निश्चित कर रखी थी। कोई रूढ़िवादी था, कोई उदारवादी था, कोई उदार पूंजीवादी था, कोई समाजवादी था, कोई लोकतांत्रिक समाजवादी था। क्योंकि इस दौरान है ना बहुत सारी विचारधाराएं, नई नई विचारधाराएं डेवलप हुई और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स बन गए। तो पहचान का कोई संकट नहीं था। संकट आया 1990 के बाद, जब एक विचारधारा का अवसान हो गया। विचारधारा का नहीं, ये कह सकते हैं विचारधारा का अवसान ही कह लो उसको, एंड ऑफ आइडियोलॉजी हुआ, अपन ये कह लेते हैं। ये हुआ 1990 में, जब सोवियत संघ का पतन हो गया। अब हमने देखा कि एक विचारधारा ना पूरे संसार के ऊपर हावी हो गई, और वो थी पूंजीवादी विचारधारा, उदार पूंजीवादी विचारधारा। अब जैसे ये विचारधारा हावी हुई, इसके साथ साथ चूंकि ये विचारधारा जिन देशों से निकली थी उनकी संस्कृति भी हावी हो गई। तो विचारधारा का तो मुद्दा ही चला गया, क्योंकि विचारधारा तो तब तक थी जब तक एक तरफ साम्यवाद था, एक तरफ रूढ़िवाद था, एक तरफ नाजीवाद था, एक तरफ फाशीवाद था, एक तरफ ये लोकतांत्रिक समाजवाद था, तब तक तो था। अब बाकी सारी विचारधाराएं चली गई, तो अब विचारधारात्मक पहचान क्या हो गई, समाप्त हो गई। पूरे संसार में एक ही धारा बहने लगी, वो थी उदार पूंजीवाद की। इसका मतलब अब लोगों के सामने संकट आ गया। लोगों के सामने संकट तब तक नहीं आता जब तक कि ऑप्शन कितने होते हैं, 2, 3 या 4। संकट तब आता है जब ऑप्शन क्या हो जाता है, 1। तो सब लोग उस ऑप्शन में सेट नहीं हो पाते, तो वो अलग चीज देखते हैं कि अब हमारी जो पहचान है उसको स्वतंत्र करें कैसे। तो स्वतंत्र कैसे करें, तो लोगों ने कहा कि अब विचारधाराएं तो अब कोई संघर्ष बचा ही नहीं है, विचारधाराएं तो चली गई, अब लोग किस ओर लौट आए, संस्कृति की लौट आए। अब ना आप उदाहरण देखेंगे ना, आप देखेंगे कि हम सब इस ओर लौट आए। हुआ क्या था, विचारधारात्मक झगड़ा समाप्त होते ही और पूरे संसार के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति ने दावा बोल दिया। उनकी भाषा, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उनके नृत्य, वो सारी चीजें ना पूरे संसार में छाने लगी। तब हम कहते हैं कि मैकडोनाल्डाइजेशन हावी हो गया, मैकडोनाल्ड कल्चर पूरे संसार पे हावी हो गई। इट मीन्स चाचा सेम हावी हो गया सबके ऊपर। चाचा सेम मीन्स अमेरिका हावी हो गया सबके ऊपर, यानी वेस्टर्न कल्चर हावी हो गई। तो फिर ना बाकी संस्कृतियों को खतरा लगा, तो हम ना सारे संसार के बाकी लोग थे, जो थर्ड वर्ल्ड के लोग थे या किसी सेकंड वर्ल्ड के लोग थे, वो अपनी अपनी संस्कृतियों को लेकर सचेत हो गए, क्योंकि अब उनको एक पहचान चाहिए थी, क्योंकि उनकी विचारधारा पहचान क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। हमें पता था कि अब हम समाजवाद साम्यवाद का टाइम तो लद गया। अब अपनी पहचान सुरक्षित कैसे रखें, तो लोग फिर कौन सी पहचान की ओर, विचारधारात्मक पहचान को छोड़ के और सांस्कृतिक पहचान की ओर लौट आए। अपने देश में इसके तहत क्या हुआ, ये जाता हुआ दौर है। अपन कहते हैं ना ये कोइंसिडेंट हुआ कुछ ऐसा, ये कोइंसिडेंट नहीं होता। 1986 में शाहबानो का प्रकरण हुआ। शाहबानो के प्रकरण के थोड़े समय बाद ही रामलला के ताले खोल दिए गए। राजीव गांधी ने मामले को बैलेंस करने के लिए रामलला के ताले खुला दिए, और उसके बाद देखते देखते हमने देखा कि यहाँ एक हिंदुत्व की तेज धारा बहने लगी, और 90 के बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ अपने, जिसको राम मंदिर का आंदोलन बोलते हैं। तो हम सांस्कृतिक रूप से क्या हो गए, बहुत ज्यादा कट्टर हो गए। हम सोचते हैं कि ये तो कुछ कोइंसिडेंट थे, कुछ राजनीतिक चालें थी। राजनीतिक चालें नहीं थे, अकेले भारत में नहीं हो रहा था, बल्कि पूरे संसार में लोग काय के लिए तड़प रहे थे, पाश्चात्य संस्कृति के विरुद्ध अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर झगड़ रहे थे। आप कह रहे नहीं तो मुसलमानों के खिलाफ हुआ था। मुद्दा ये नहीं था, हुआ किसके खिलाफ था, मुद्दा ये था कि हम अपनी संस्कृति की क्या चाहते थे, अलग और विशिष्ट पहचान चाहते थे। तो भारत में ना हिंदूवाद हावी होने लगा 1990 के बाद। और आपने देखा होगा ये पूरा वाद हावी कब हुआ है, 1900। फिर अरब में क्या हुआ, अरब का और वेस्टर्न कल्चर का आपस में झगड़ा शुरू हो गया, पूरा का पूरा झगड़ा इसी संस्कृति को लेके। तब हमने देखा कि पहला जो हमला किया गया वो इराक के ऊपर किया गया, फिर धीरे धीरे ये झगड़े बढ़ते गए अरब के अंदर, फिर लीबिया, सीरिया और बहुत सारे देश की चपेट में आ गए। तो ये सारे के सारे झगड़े काय को लेके थे, संस्कृति को लेके थे, अपनी एक स्वतंत्र पहचान को लेके थे। अब लोग विचारधारात्मक पहचान की बजाय कौन सी पहचान निश्चित कर रहे हैं, सांस्कृतिक पहचान निश्चित करें। तब फिर बहुत तेजी से फैला क्या चीज, बहुसंस्कृतिवाद। इसने कहा कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हाशियाकृत लोग हैं, मूलवासी हैं, उन लोगों की संस्कृति भी सुरक्षित रहनी चाहिए। जब संस्कृति सुरक्षित रहनी चाहिए तो फिर इनकी संस्कृति तभी सुरक्षित रह सकती है जब इनको अधिकार औरों से क्या हो, ज्यादा हो, तभी ये रख पाएंगे। अगर आप कहें कि नहीं इनको भी उतने अधिकार दे दो जितने पहले वालों को है,
तो उन अधिकारों से तो वो बहुसंख्यकों जैसे तो हो जाएंगे, लेकिन अपनी अल्पसंख्यक चीजों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, वो अपनी भाषा को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ये सबको ये कहा गया कि अगर आपको सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने से, अमेरिका में कहा गया कि अगर आपको गवर्नमेंट के किसी भी संस्थान में एडमिशन लेना है ना, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अब हो सकता है कि वहां के जो मूलवासी हैं वो इंग्लिश नहीं जानते हो आप, तो हमने आपको समान अधिकार दे दिया। कोई अमेरिकन आएगा, गोरा आएगा, तो वो भी इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अगर कोई अश्वेत आएगा तो उसको भी इंग्लिश आनी चाहिए। और अगर मूलवासी आएगा, वहां का रेड इंडियन आएगा, तो उसको भी क्या आनी चाहिए? इंग्लिश आनी चाहिए। तो हो सकता है कि इन रेड इंडियंस को वो भाषा नहीं आती हो, तो फिर इनको ना अलग अधिकार देना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो, बल्कि आपको अगर मूल भाषा आती है तो भी आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो आपके खुद की भाषा में पढ़ने का, लिखने का जो अधिकार है, उसको एक बार हम ये मान लेते हैं कि ये एक विभेदित अधिकार है जो औरों की बजाय उनको मिला हुआ है। तो ऐसे करके इन लोगों के लिए अलग अधिकारों की मांग की गई ताकि इनकी संस्कृति क्या हो जाए? सुरक्षित हो जाए। तब क्या आया? बहुसंस्कृतिवाद आया। तो बहुसंस्कृतिवाद कहता है कि अल्पसंख्यक लोग अपनी संस्कृतियों को तभी सुरक्षित रख पाएंगे जब उनको समान नागरिकता नहीं देके, बल्कि कैसी नागरिकता दी जाए? विवेदित। और उनको अतिरिक्त अधिकार दिए जाएं, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिए जाएं जो उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि, बोली, खान पान, नृत्य इनको सुरक्षित रख पाए। अब कौन कौन से विचारक है? एक तो सीधा क्वेश्चन यही आता है कि बहुसंस्कृतिवाद मूलतः जुड़ा हुआ किससे है? ये पहचान की राजनीति करता है। एक शब्द तो ये आया कि बहुसंस्कृतिवाद है, ये पहचान की राजनीति करता है। ये मान्यता की राजनीति करता है। ये मान्यता की राजनीति क्या होती है? मान्यता की राजनीति, हमारी संस्कृति को भी क्या मिले? मान्यता मिले। अच्छा, अब मैं कहूं कि अपन यहां बैठे हैं और अपने बहुसंख्यक एक सोच वाले लोग हैं, यहां अगर कोई मुस्लिम आ जाए या इस अपने समूह में एकदम से सिख आ जाए, सिख के आते ही क्या है कि आम आदमी आएगा तो हम चौकन्ने नहीं होंगे। अगर मुस्लिम आ जाए यहां, वो दाढ़ी रखे, कैप लगा के और नीचे अपने परंपरागत सूट पहन के, तो हम फट से क्या हो जाएंगे? सचेत हो जाएंगे। कोई सिख आ जाएगा पगड़ी पहन के, वो सारी अपनी वेशभूषा पहन के, तो हमें ना एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसके तरफ ध्यान देंगे। अब ध्यान क्यों देंगे? क्योंकि हमें अपनी पहचान तो पता है, लेकिन हमने इनकी पहचान को अभी भी मान्यता नहीं दे रखी है। तो इनकी जो अलग पहचान है उनको भी क्या देनी पड़ेगी? मान्यता देनी पड़ेगी। हमें जो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं ना, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, इसका मतलब हम उनकी भाषाओं को, उनकी लिपियों को, उनकी वेशभूषा को, उनके नृत्यों को क्या नहीं दे रहे हैं? मान्यता नहीं दे रहे। अब फिर जाओ आप न जयपुर के किसी स्कूल में, आप गांव के और जयपुर के स्कूल में जाओ। जैसे मैं जाया करता था, एक गुरुजी थे, मैं उनके पास इंग्लिश की ट्यूशन जाया करता था, यादव जी है, मुझे आज भी याद है, मॉडल टाउन में रहा करते थे। मैं सेकंड ईयर में उनके पास जाया करता था। तो वहां मैं अकेला गांव का था और बाकी शहरी पृष्ठभूमि के थे सारे के सारे। तो वो लड़के लड़कियां सारे मिलके ना और मुझे चिरकुट कहा करते थे कि ये देखो ये कैसे बोलता है। अच्छा, बोलता क्या था भी? मेरे मदर टंग है वो तो अब भी मेरे झलकती है भी। आप कितना ही कुछ भी बन जाओ, मनमोहन सिंह जी ऑक्सफोर्ड और सब जगह पढ़े, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलते थे, क्या झलकती थी उनमें? पंजाबी। वो तो आएगी, वो नहीं जाती। और मैं कोशिश भी नहीं करता, कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। हुआ क्या था, वो मेरी मजाक क्यों उड़ाया करते थे वो सारे लड़के लड़कियां मिलके? क्योंकि उन्हें मेरी भाषा को क्या नहीं दे रखी थी? उन्होंने मान्यता नहीं रखी थी। मेरी जो भाषाई पहचान थी उसको उन्होंने मान्यता नहीं दी थी। संकट ये मान्यता का था। तो ये जो बहुसंस्कृतिवादी है, पहचान की राजनीति करते हैं और मान्यता की राजनीति करते हैं। आर्थिक संसाधनों के वितरण की राजनीति कौन करता है? मार्क्सवादी करते हैं ना, ठीक है। तो ये ना भांति भांति की राजनीति होती है, ये मान्यता की राजनीति करते हैं। चलिए अब हम देखें कि कौन कौन से विचारक हैं जो समूह विभेदित नागरिकता की चर्चा करते हैं, या जो बहुसंस्कृतिवादी हैं उनका कहना क्या है। इससे ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं करेंगे। अभी हमने नागरिकता के तहत देखा है बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, और इसी मल्टीकल्चरलिज्म के तहत हमने देखा कि ये राजनीति करता है पहचान की राजनीति, ये राजनीति करता है मान्यता की राजनीति। ये सीधा ही आता है, कई बार मिलान करना आता है। पहचान की राजनीति, मान्यता की राजनीति, अधिकारों की राजनीति, वितरण की राजनीति, ये सारे मुद्दे चलते रहते हैं।
फिर हमने ये देखा कि नागरिकता के तहत कैसी नागरिकता की चर्चा करते हैं, समूह विभेदित नागरिकता या विभेदीकृत नागरिकता है इनकी। फिर ये नागरिकता के अंदर अधिकारों में समानता नहीं बल्कि विभेद का समर्थन करते हैं। अब हैं कौन कौन, तो हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये तो कई बार सीधा ही आपका मिलान करना आता है। कनाडा का एक विचारक है विल किमली का। इसकी तो पुस्तक आपको हर हालात में याद रखनी होगी, मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप, बहुसांस्कृतिक नागरिकता, क्योंकि अपना टॉपिक ही क्या है, नागरिकता है। ये जो विल किमली का है, ये हम जब उदार समतावाद कर रहे थे, इसकी चर्चा कर रहे थे, ये उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवादी है। उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवादी। औरों से इसमें इतना ही फर्क है कि ये ना असमानता की बजाय समानता के ऊपर ज्यादा बल देता है, अधिकारों के मामले में भी। लेकिन इसने भी ना कई जगह ये इंडिजिनस लोग हैं जिनको मूलवासी बोलते हैं, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, ये गे होते हैं, इनके लिए अलग अलग अधिकारों की और मान्यता की मांग की है। तो इसका जो बहुसंस्कृतिवाद है वो किससे मिलता जुलता है, उदार समतावाद से संबंधित है। यानी ये विभेद की बजाय बल ज्यादा काय के ऊपर दे रहा है, समानता के ऊपर ज्यादा बल दे रहा है। तो ये उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवादी है। ये कहता है बहुसंस्कृतिवाद सिर्फ कौन से समाजों में आ सकता है, जहां क्या हो, जो उदार समाज होते हैं, थोड़े लोकतांत्रिक समाज होते हैं, वही बहुसंस्कृतिवाद आ सकते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को, दूसरे लोगों को अपने विचार प्रकटीकरण की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। जो समाज साम्यवादी है या जो समाज तानाशाही है, वहां बहुसंस्कृतिवाद नहीं आ सकता, क्योंकि वहां लोग एक दूसरे की इच्छाओं का, मान्यताओं का और पहचान का सम्मान नहीं करते। ये तो उदार लोकतांत्रिक देशों की विशेषता होती है। तो उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवाद है विल किमली का। चलो ऐसा भी कुछ भूल जाओ तो आप ये याद रखना कि इसकी पुस्तक कौन सी है, मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप है। ये तो अपना सिटीजनशिप तो अपना टॉपिक है, इसलिए ये किताब जरूर करनी होगी आपको। एक विचारक हैं, वो गुजराती हैं, लॉर्ड भिखू पारीख। लॉर्ड भिखू पारीख ये बहुत बड़े विचारक है बहुसंस्कृतिवाद के। इनका है जो बहुसंस्कृतिवाद वो है संवाद आधारित। संवाद आधारित। विल किमली का ये कहता है, इनका आगे संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद। विल किमली का ये कहता है कि बहुसंस्कृतिवादियों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी अल्प संस्कृतियां हैं ना, वो अपने विचार प्रकटीकरण में बहुसंख्यकों जैसे ही हो पाए, वो एडजस्ट करें उनके साथ। ये कहते नहीं, एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। समाज में संवाद इस प्रकार होने चाहिए कि अल्पसंख्यकों की आवाजों को औरों से ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए। जहां विल किमली का समता के ऊपर बल दे रहा है कि जितना बहुसंख्यक बोल पाए उतना ही कौन बोल पाए, अल्पसंख्यक बोल पाए। ये कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, खुला संवाद होना चाहिए। और जो अल्पसंख्यक लोग है ना, उनका संवाद है वो औरों से ज्यादा होना चाहिए, और बहुसंख्यकों को उनके संवाद को सुनना चाहिए धैर्य पूर्वक। ये दोनों की बराबरी नहीं करनी है, बल्कि संवाद के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में, बात रखने के मामले में कौन आगे होने चाहिए, अल्पसंख्यक संस्कृतियां औरों से आगे होने चाहिए। तो उनके लिए नहीं, ये ज्यादा खुलेपन की, संवाद की, कम्युनिकेशन की मांग करता है कि जितना ज्यादा ना संवाद होगा, जितने ज्यादा अल्पसंख्यक लोग अपनी बात रख पाएंगे, बहुसंख्यक लोग उतने ही ज्यादा लिबरल होते जाएंगे, क्योंकि उनको उनकी बातें फिर समझ में आने लगेगी। आज हम प्रीजुडिशियस हो जाते हैं। जैसे मैं मान लू भी मैं हिंदू संप्रदाय का हूं, तो मैं प्रीजुडिशियस हो जाऊंगा और संप्रदायों के प्रति, क्योंकि मुझे उनसे संवाद करने का क्या नहीं मिला, मौका नहीं मिला।
लेकिन अगर मैं बाकी संप्रदायों से संवाद कर लूं, उनसे कहूं यार मुझे बताओ ना, मुझे इस्लाम के बारे में बताओ, इसके क्या मूल तत्व है, तो वो जब अपने मूल तत्व बताने लगेंगे ना इस्लाम के, अपनी संस्कृति के, तो मैं धीरे धीरे ना लिबरल हो जाऊंगा। मैं ये देखूंगा कि हमारी और उनकी बहुत सारी चीजें आपस में मिलती है। ऐसी अगर मैं सिखों से मिलूंगा तो सिख मुझे अपने बारे में बताएंगे, तो मुझे उनके बारे में भी बहुत सारी ऐसी नई बातें पता चलेगी जो पहले संवाद बंद था तब मुझे पता नहीं थी। तो ये कहते बहुसांस्कृतिक समाजों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो क्या होते हैं? संवाद। और ये संवाद तब होंगे जब बहुसंख्यक लोग किसकी बातें सुनेंगे? अल्पसंख्यक लोगों की बातें सुनेंगे। तो ये संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद। तो ये कहता है, इसकी भी पुस्तक बड़ी फेमस है, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म। आप ज्यादा नहीं, एक पुस्तक ये याद रखना, ये लिख देता हूं मैं, अगर याद हो जाए तो ठीक है। रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कि हमें बहुसंस्कृतिवाद के बारे में क्या सोचना होगा? पुनः सोचना होगा। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता ना, वो पूछा जाता है मेरियम यंग के बारे में। मेरियम यंग की पुस्तक शायद अपने जस्टिस के टाइम नहीं कर पाए थे, न्याय के टाइम, अब अपने को याद करनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस, विभिन्नता की राजनीति, बहुत ही फेमस बुक है इसकी। और इसी से संबंधित इसका क्वेश्चन आता है, आपको मिलान करना होता है सीधा ही, विभिन्नता की राजनीति। हो सकता है पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत की तो अपने इसकी चर्चा कर ली होती कि विभिन्नता की राजनीति की चर्चा कौन करती है, तो मेरियम यंग, विभिन्नता की राजनीति। अब इस विभिन्नता की राजनीति को समझते हैं, ये क्या है? देखिए, एक ह्यूमन बीइंग की एक आदत होती है, मानव समुदाय की, कि वो ना सिमिलरिटी चाहता है हर चीज के अंदर, कि सारे लोगों के चेहरे मोहरे क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए, लोगों की सोच क्या हो जाए, एक जैसी हो जाए। लेकिन अच्छे समाज वो होते हैं जिसमें क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। तो ये मेरियम यंग कहती है कि ये जो अमेरिका जैसे देश है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको अमेरिका में मेल्टिंग पॉट कल्चर बताई थी, मेल्टिंग पॉट। आप फिर चर्चा कर लेते हैं, फिर विभिन्नता की राजनीति कर लेते हैं, और भारत की भी चर्चा कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉट का तात्पर्य है कि आप मेल्टिंग पॉट में कुछ भी डालोगे तो वो उसमें मिल जाएगा। आप ऐसा नहीं करो, आप पानी को ले लो, पानी में चीनी डालोगे, नमक डालोगे तो काय में मिल जाएंगे? पानी में। और अपना जो रंग है, स्वाद तो भले ही छोड़ देंगे, बड़ी बड़ी बात करें तो अपना उनका क्या चला जाएगा? रंग, और वो पानी जैसी हो जाएंगे। तो उनकी स्वतंत्र पहचान क्या हो गई? अब समाप्त हो गई। अब तो अमेरिका की कल्चर ना ऐसी है, वो मेल्टिंग पॉट कल्चर है। मैं एक दिन कोई पाकिस्तान की मूवी देख रहा था, मैं नाम भूल गया, आप जरूर देखना उसको। उसमें वो दो भाई हैं, एक कट्टरता में फंस जाता है और एक यूएस जाता है, और वहां जाके वहां के कट्टर लोगों का शिकार हो जाता है। वो लिबरल है, उसके बावजूद वो आगे कट्टर लोगों का शिकार हो जाता है, धार्मिक रूप से कट्टरता का। इसके परिणाम क्या निकलते हैं वो हम उसके ऊपर है, संप्रदायवाद के ऊपर है वो दोनों। अमेरिका में संप्रदायवाद कैसा है और पाकिस्तान में कैसा है, कि दोनों में कोई भी कम है नहीं है, कम ईसाई भी नहीं है, कम मुस्लिम भी नहीं है। बहुत ही मजेदार मूवी थी। यही तो मैं भूल रहा हूँ, उसका याद आती मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा, मेरी याद आ जाएगा ना, अभी एकदम से नहीं आ रहा। तो अब वो व्यक्ति ना पाकिस्तान से गया है, वो पाकिस्तान से जाते ही वहां क्या करता है, वो अपनी ना ड्रेस छोड़ देता है और जाके और कोट पैंट सिलवा लेता है। बहुत जल्दी वो अपनी भाषा छोड़ देता है और इंग्लिश सीख जाता है। फिर वो ना चिल मारना भी शुरू कर देता है, और वो वैसे ही हो जाता है जैसे बाकी अमेरिकन से रहते हैं, और जाके और अमेरिकन ही बन जाता है, उनकी कल्चर में मिल जाता है। अपनी स्वतंत्र पहचान वो नहीं रख पाता। तो अमेरिका की समाज की ये विशेषता है, अमेरिकन गौरव करते हैं कि जो अमेरिका आ गया वो क्या बन गया? अमेरिकन बन गया। मेरियम यंग कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर मेरियम यंग की जगह होता तो मैं क्या कहता कि होना चाहिए भारत की तरह। भारत में ना हूण आए, कुषाण आए, मुस्लिम आए, ठीक है, आर्य आए, इन सबकी पहचान, उसके बाद ईसाई तक आ गए, सबकी पहचान आज भी क्या है? सुरक्षित है। उन्होंने कोई भी भारतीय पहचान को बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट नहीं किया। हाँ, भारतीयों ने उनकी पहचान को स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, तुम्हारी कल्चर है, तुम इसको अपने हिसाब से जिंदा रखो। यहां तक कि हमने उनके लिए अनुच्छेद 29 और 30 भी दे दिया।
तो भारत है ना मेल्टिंग पॉट नहीं है, यहाँ कोई भी आता है ना उसकी हम उसका ना सम्मान करते हैं, उसकी संस्कृति का भी। तो मुस्लिम संस्कृति कितने समय तक यहाँ रही, आज भी अपने मूल रीति रिवाजों को वो कायम रखे हुए। भारतीय समाज ने कभी भी उनको अपने अंदर मिलाकर मेल्टिंग पॉट जैसा करने की कोशिश नहीं की, उनकी पहचान को स्वतंत्र और सुरक्षित रखा। तो ये है कौन सी राजनीति, विभिन्नता की राजनीति। मेरी रंग का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक एक सांस्कृतिक समुदाय है, उसकी राजनीति क्या होनी चाहिए, भिन्न, या उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भिन्न व्यवहार करना चाहिए। भिन्न का तात्पर्य ये नहीं है कि आप उसे अलगाव का व्यवहार करो, इसका तात्पर्य है कि आप उसको सुविधाएं, अधिकार, स्वतंत्रताएं क्या दो, औरों से ज्यादा दो। एक होती है समानता की राजनीति और एक होती है विभिन्नता की राजनीति। बहुसंस्कृतिवाद समानता की राजनीति नहीं करता, क्योंकि समानता की राजनीति का तात्पर्य है कि चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, आप अधिकार सबको क्या देंगे, समान देंगे। हमारे यहाँ तो अनुच्छेद 29 और 30 हैं, ये स्वतंत्रता के मामले में, अधिकारों के मामले में समानता का समर्थन नहीं है, बल्कि समर्थन असमानता का मन को काय का है। ये विभिन्नता, असमानता में विभिन्नता में फर्क होता है। असमानता है ना ऐसे अन्याय सी लगती है, और विभिन्नता क्या लगती है, एक सार्थक सा शब्द लगता है। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस करते हैं, विभिन्नता की राजनीति। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के साथ बहुसंख्यकों से अलग व्यवहार किया जाता है, विभिन्न और भिन्न व्यवहार किया जाता है। तो मेरियम यंग की पुस्तक है जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस। जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस, मेरियम यंग। एक विचार को और कर लेते हैं, चार्ल्स टेलर। ये खूब ही बार ना मिलान करना आता है आपके, ये तो यार स्कूल लेक्चर में आ जाएगा, वरना कॉलेज लेक्चर में आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट में। ये क्वेश्चन अगले आप 4-5 महीने में आपके सामने जरूर आएगा। ये 4 ही हैं बड़े बड़े इसके अंदर, मेरियम यंग और एक बच गया चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर को तो अपन कई बार कर चुके हैं, इससे पहले समुदायवादी है, इसके साथ साथ ये क्या है, बहुसंस्कृतिवादी भी है। चार्ल्स टेलर की है पुस्तक तो सेकुलर एज है, सेकुलर होता है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर एज। लेकिन इसकी वो बड़ी मजेदार टर्म है, वो है मान्यता की राजनीति। अभी मैं कह के हटाई था कि बहुसंस्कृतिवाद दरअसल कौन सी राजनीति करता है, मान्यता की राजनीति। ये कौन सी राजनीति करता है, विभिन्नता की राजनीति। ये करता है पहचान की राजनीति के, हर एक संस्कृति की अपनी अलग पहचान होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि सैलेड बाउल होना चाहिए, इंद्रधनुषी संस्कृतियां होनी चाहिए, सब संस्कृतियों की अपनी स्वतंत्र पहचान। चार्ल्स टेलर, मान्यता की राजनीति। अब होता क्या, जब अपन चर्चा करते हैं ना तो ये चीजें याद रहती है अपने को, फिर जैसे ही और कुछ पढ़ने लगते हैं तो बाकी चीजें क्या होने लगती है, गोल होने लगती है। तो ये संकट है ना सबके साथ आता है, ये संकट मेरे साथ भी था। धीरे धीरे आप इसको बार बार पढ़ते जाएंगे ना तो ये फिर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे आज आपको विल किमली का है, ये अलग पहचान में आ जाता है, आपको जॉन रोल्स है ये दिखने लगता है, रॉबर्ट नोजिक अलग सा दिखने लगता है। जैसे आपको है ना लोक है ना वो मैकियावेली से अलग दिखेगा, या लोक है वो आपको इससे कार्ल मार्क्स से क्या दिखाई देता है, शुरू में अलग नहीं दिखाई देते। शुरू में तो हम डिफरेंस नहीं कर पाते कि प्लेटो में और अरस्तु में भी डिफरेंस क्या था। धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे तो चीजें स्पष्ट और क्लियर होती जाएगी। ये एग्रेसिव होता है, धैर्य पूर्वक आपका काम है लगातार पढ़ते रहना। फल निरपेक्ष होकर पढ़ेंगे तो फायदा होगा, फल अपने आप ही आएगा, आप देखना। बस आप ही है कि ईमानदारी से क्या करते रहे, प्रयास करते रहे। अब फिर कर रहे हैं, मैं आपको करवा रहा था, मैं नहीं बताऊंगा टॉपिक क्या था अपना, आप बताओ। बहुसंस्कृतिवादियों की कौन सी नागरिकता, समूह विभेदित या विभेदीकृत नागरिकता कर रहे थे। और इसमें अपने 4 व्यक्तियों की चर्चा की, 4 विचारकों की, विल किमलिका, बिखो पारिक, मेरियम यंग और चार्ल्स टेलर। विल किमलिका, बहुसांस्कृतिक नागरिकता, मिलाना ही आ गया। उदारवादी नागरिकता, मात्रिक नागरिकता, विकासात्मक नागरिकता, बहुसांस्कृतिक नागरिकता, स्वेच्छातंत्रवादी नागरिकता, समुदायवादी नागरिकता, बहुल्य नागरिकता। तो आप देखेंगे कि आपके अब रटने की जरूरत है, बड़ी बड़ी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो इसकी तो पुस्तक है विल किमलिका की बहुसांस्कृतिक नागरिकता। और इनका संस्कृति बहुसंस्कृतिवाद है कैसा, उदार समतावादी। भिखु पारिक का संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद, मेरियम यंग का विभिन्नता की राजनीति और चार्ल्स टेलर की मान्यता की राजनीति।
तो ये हमने एक और प्रकार की सिटीजनशिप की, मल्टी कल्चरलिज्म वाली समूह विभेदित नागरिकता। तो ये चार समर्थक है समूह विभेदित नागरिकता या विभेदीकृत नागरिकता के। अब हम नागरिकता के दो और प्रकार करते हैं, एक निष्क्रिय नागरिकता और एक सक्रिय नागरिकता। एक होती है पैसिव और एक एक्टिव। तो अब पैसिव सिटीजनशिप करते हैं, निष्क्रिय नागरिकता। इस नागरिकता को उदारवादी नागरिकता, हम इसको कहते हैं निजी नागरिकता, हम इसको कह सकते हैं तटस्थ नागरिकता, या हम इसको कह सकते हैं छोटी नागरिकता, न्यूनतम नागरिकता, मिनिमम, न्यूनतम। अब ये नाम क्या है, इनका तात्पर्य क्या है, पहले ये समझते हैं। लिखा हुआ सब कुछ है, आप समझ लें ताकि आप रटना नहीं पड़े। हम ये सब क्यों बोलते हैं, निष्क्रिय नागरिकता क्यों कहते हैं, इसका तात्पर्य है कि ये जो नागरिकता है ये जुड़ी हुई होती है अधिकारों से। क्योंकि अधिकारों से जुड़ी हुई होती है तो आपको सिर्फ क्या देखने होते हैं, अपने अधिकार, आपको अपने कर्तव्य नहीं देखने होते। आपको सक्रिय तब होना होता है, एक्टिव तब होना होता है जब आपको अपने कर्तव्यों की पूर्ति करनी होती है। आपको अधिकार मिले हुए, आप मस्त हैं, इसका मतलब आप क्या हैं, निष्क्रिय हैं। अब आपको अधिकार मिल गए हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य अधिकार है, सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी आप नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको क्या है, अधिकार मिल चुके हैं। हम भी पता है, हम जो चीज चाहते हैं वो मिल जाती है, उसके बाद हम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी नहीं करते। ये कभी भी कॉमन गुड के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हैं इंडिविजुअल गुड। ये इंडिविजुअल गुड के ऊपर बल देते, इनसे इनका मतलब नहीं है। ये इंडिविजुअल गुड के बारे में सोचते हैं। ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हमें नागरिक सद्गुणों का विकास करना है। नागरिक सद्गुण होते हैं दूसरों का कल्याण करना, बंधुता पूर्वक, प्रेम पूर्वक रहना, ये नागरिकों के सद्गुण होते हैं। समाज की भलाई के लिए काम करना, वसुदेव कुटुंबकम वाला, ये नागरिक सद्गुण है, सिविक वर्च्यू बोलते हैं अपने इनको। तो ये अधिकारों पे बल देते हुए और निष्क्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल भागीदारी नहीं करते सार्वजनिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में। इनमें नागरिक सद्गुणों का अभाव पाया जाता है। और ये सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। इसीलिए हम इनको कौन सा बोलते हैं, उदारवादी नागरिकता बोलते हैं। क्योंकि जब से उदारवाद आया है, इसने नागरिकता को काय के ऊपर बेस्ट कर दिया, व्यक्ति के ऊपर बेस्ट कर दिया। इसने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। तो व्यक्ति सिर्फ किसके बारे में सोचता है, अपने बारे में। इसने जब व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया तो जो समाज था वो अणुवादी हो गया। अणुवादी समाज वो समाज होता है जहां नागरिक किस रूप में पाए जाते हैं, अलग अलग अणुओं के रूप में एक दूसरे से स्वतंत्र और स्वायत्त अस्तित्व रखने वाले पाए जाते हैं, जिनका आपस में लिंक नहीं होता। हर एक व्यक्ति अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल रूप से प्रोग्रेस करता हुआ आगे बढ़ता है। यहां जरूरी होता है कि जो व्यक्ति योग्य होता है वो आगे बढ़ जाता है, बाकी के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। हम बार बार एक मुद्दा देख रहे हैं, स्वतःमूलक व्यक्तिवाद। अब आपको ये देखना होना कि क्या है ये निष्क्रिय नागरिकता। तो आप देखें, निष्क्रिय नागरिकता स्वतःमूलक व्यक्तिवाद की तरह होती है कि इसमें व्यक्ति ये कहता है कि मैं जो कुछ हूं आज किसकी वजह से हूं, स्वत्व की वजह से हूं, मेरे योग्यता की वजह से हूं, मेरे प्रयासों की वजह से हूं, मेरे श्रम की वजह से हूं। मुझे आगे बढ़ाने में समाज का कोई योगदान नहीं है।
तो इट मीन्स वो ऐसे समाज को हम कैसा समाज बोलते हैं? अणुवादी समाज। इसको हम व्यक्तिवाद के ऊपर आधारित समाज बोलते हैं। और ऐसे समूह जो लोग होते हैं ये समुदाय से कट के रहते हैं, सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? खुद के बारे में। इसका मतलब वो खुद के अधिकारों के बारे में सोचते हैं, कर्तव्यों के बारे में नहीं सोचते। इस समुदाय के प्रति, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, हमारे संप्रदायों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है हम भूल जाते हैं। हमारा तो पूरा ध्यान कहाँ रहता है अपने, कि जितने हमें अधिकार होंगे हमारे सुख उतने ही ज्यादा होंगे। और उदारवादी है वो तो कौन से अधिकारों पर बल देता है? व्यक्तिवादी अधिकारों, व्यक्तिगत अधिकारों के ऊपर बल देता है, चाहे वो नागरिक अधिकार हो और चाहे राजनीतिक अधिकार हो। चलो, नागरिक अधिकार में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये कैसा अधिकार है? इंडिविजुअल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार इंडिविजुअल अधिकार है। जीवन और देह का अधिकार, मेरा जीवन और देह क्या रहने चाहिए? सुरक्षित। ये सब के सब व्यक्तिगत अधिकार है। तब हमने चर्चा भी की थी कि जब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई तो एशियाई मूल्यों को कहा गया कि इनके विरुद्ध पाए जाते हैं। तब एशियाई नेताओं ने सार्वभौमिक घोषणा का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि वो जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में जो अधिकार दिए गए थे, जो राजनीतिक और नागरिक थे, और ये अधिकार समुदाय के ऊपर आधारित नहीं होते बल्कि इंडिविजुअल होते हैं। हमने ये बहस और चर्चा की थी। ये समुदाय का कल्याण नहीं करते बल्कि किसका कल्याण करते हैं? व्यक्ति का कल्याण करते हैं। तो ये है निष्क्रिय नागरिकता, जो अधिकारों के ऊपर आधारित होती है। अब कौन कौन है जो इनका समर्थन करते हैं, हम इनकी चर्चा करते हैं। तो ये अणुवादी सोसाइटी को पैदा करते हैं, ये व्यक्तिवाद को पैदा करते हैं। इसको हम निजी, यानी व्यक्ति सिर्फ किसके बारे में सोचता है? खुद के बारे में। इसको हम और कौन सी बोलते हैं? न्यूनतम है, कि वो अपनी भागीदारी सामुदायिक गतिविधियों में कम से कम करता है, सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति ही जागरूक रहता है। तो ये न्यूनतम वाला है। तो हम निष्क्रिय नागरिकता के तहत ये शब्दावली की हमने कि इसके ये भी नाम है और ऐसे समाज के देन है और इसमें ये सब कुछ पाया नहीं जाता। अब हम इससे संबंधित, निष्क्रिय नागरिकता से संबंधित कुछ शब्दावली करते हैं या कंसेप्ट है जिसका संबंध इससे है। एक है रोमनवादी कंसेप्ट, रोमनवाद। पहले ये कर लेते हैं। दूसरा एक और करेंगे, नागरिक निजता सिंड्रोम। पहले ये करते हैं, रोमनवाद या रोमनवादी नागरिकता। रोमनवादी नागरिकता का तात्पर्य ये है, ये विल्की मिल्का के शब्दावली है सारी की सारी, कि रोमनवादी नागरिकता का तात्पर्य है कि आपको रोम के अंदर क्या मिली हुई है? कानूनी हैसियत मिली हुई है। आप उस कानूनी हैसियत के अकॉर्डिंग अपने अधिकार जता सकते हैं आप। तो ये है कानूनी हैसियत, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं मेरी कानूनी हैसियत है, तो आप वहां संपत्ति की और भांति भांति के अधिकार जता सकते हैं। तो ये है रोमनवादी कंसेप्ट। ये रोमनवादी कंसेप्ट और कहां कहां दिखाई देता है? तो हमने देखा कि इसका बढ़ावा किसने दिया? उदारवाद ने इसको बढ़ावा दिया। इसने फिर अधिकारों के ऊपर बल दिया और ये कहा कि नागरिकता का तात्पर्य है क्या प्राप्त करना? अधिकार प्राप्त करना और सभी लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होना। फिर आगे जितनी भी हमने तीनों क्रांतियां देखी, चाहे वो क्रांति थी 1688 की, चाहे वो क्रांति थी 1776 की, या स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिका की, या 1789 की फ्रांस की, उस सब ने रोमनवादी नागरिकता को बढ़ावा दिया, क्योंकि उन सब के द्वारा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का विकास हुआ था। तो ये जो तीनों बुर्जुआ क्रांतियां हैं, इन सब ने भी निष्क्रिय नागरिकता को बढ़ावा दिया। और देखे कौन है इनके समर्थक? तो ये उदारवादी हैं, ये सारे के सारे किसके समर्थक हैं? निष्क्रिय नागरिकता के। अब वर्तमान में देखें इनके समर्थक कौन है, तो वो है स्वेच्छातंत्रवादी। तो क्योंकि यही है नकारात्मक उदारवादियों की तरह स्वेच्छातंत्रवादी हैं, ये निष्क्रिय नागरिकता के समर्थक हैं। ये कहते हैं कि जो राज्य है वो सिर्फ क्या है? एम्पायर है।
और नागरिकता का तात्पर्य बड़े मजेदार सा कंसेप्ट है कि आप अपनी हद में रहें। हद में रहना नागरिकता है। अब इसकी चर्चा करते हैं। स्वेच्छातंत्रवादी राज्य के बारे में क्या कह रहे हैं, नागरिकता के बारे में क्या कह रहे हैं कि राज्य सिर्फ एक एम्पायर है, इससे इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। एम्पायर का एक ही काम होता है कि वो कभी आपको खेलने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता। उसका तो एक ही काम है कि जब आप खेलो ना तो आप खेल के नियमों को भंग मत करो। तो जब आप अपने अधिकारों का उपभोग करो ना तो आप दूसरे के अधिकारों में क्या मत करो, हस्तक्षेप मत करो। जैसे खेल के कुछ नियम होते हैं, अगर आपने खेल के नियम तोड़े तो बीच में कौन कूदता है, रेफरी या एम्पायर आ जाता है। वैसे ही अगर आप अधिकारों का उपयोग करो, लेकिन अगर आपने अधिकारों का दुरुपयोग किया तो बीच में कौन आ जाएगा, राज्य आ जाएगा। तो राज्य का काम होता है आपके अधिकारों की, मतलब एज एम्पायर है। ये ना कभी आपको खेल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता, कल्याण करना नहीं है आपका, तो ये एज एम्पायर है। तो नागरिकता क्या है कि आप अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए अपने हद में रहें, ताकि दूसरे लोग ना अपनी स्वतंत्रता का क्या कर पाए, उपभोग कर पाए। तो ये स्वेच्छातंत्रवादी है ना, इनके लिए भी नागरिकता कैसी नागरिकता है, निष्क्रिय नागरिकता है। आप बढ़ चढ़ के समुदाय कल्याण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आप बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता के खेल में भाग लेंगे, अपना अपना इंडिविजुअल गुड करेंगे, कॉमन गुड की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह है स्वेच्छातंत्रवादियों का। तो हमने देखा कि ये रोमनवाद, उदारवाद, ये क्रांतियां, ये स्वेच्छातंत्रवादी, ये सब कौन सी नागरिकता का समर्थन करते हैं, और निष्क्रिय नागरिकता का। और ये जुड़ी हुई किससे होती है, अधिकारों से जुड़ी होती है, अणुवादी सोसाइटी से संबंधित होती है। अब हम और देखते हैं, एक न्यू राइट्स हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अभी तो हमने स्वेच्छातंत्रवादी, उदारवादी ये देखे हैं, अब न्यू राइट्स को और देख लेते हैं। न्यू राइट्स देखो, नव दक्षिण पंथ, मैंने आपको पहले भी इस मुद्दे को समझाया था, फिर समझा देता हूं। नव दक्षिण पंथ, ये हेयक, नोजिक, ये लोग है ना नव दक्षिण पंथी भी है, स्वेच्छातंत्रवादी होने के साथ साथ है नव दक्षिण पंथी भी होते हैं। ये न्यू राइट्स वाले ना दो मुद्दों को जोड़ के समझेंगे तब ये समझ में आएंगे। एक होती है समाज और एक होता है बाजार। वो विचारक जो समाज में श्रेणीबद्धता को मानते हैं, ऊंच नीच को मानते हैं, बाजार में वो समानता को और अहस्तक्षेप को मानते हैं। समाज में श्रेणीबद्धता होगी, ऊंच नीच होगी, समानता नहीं होगी। लेकिन बाजार में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, आप योग्यता के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। इस मामले में सरकार कोई हस्तक्षेप और राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप बाजार के मामले में खुलापन, लेकिन समाज के मामले में रूढ़िवादिता। बाजार के मामले में उदारवाद और समाज के मामले में रूढ़िवाद। तब एक नया शब्द आया, नव दक्षिण पंथ, न्यू राइट्स। ये संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते हैं, ये अनुबंध की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, बाजार में हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं, ये उद्योगवाद का समर्थन करते हैं, ये पूर्ण प्रतियोगिता का समर्थन करते हैं, लेकिन समाज में समानता का समर्थन नहीं करते। ये कहते हैं समाज में तो ऊंच नीच रहेगी, श्वेत और अश्वेतवाद रहेगा। श्वेत है ना वो आगे रहेंगे और अश्वेत पीछे रहेंगे। तो सामाजिक मामले में तो ये होते हैं रूढ़िवादी, लेकिन बाजार के मामले में ये होते हैं उदारवादी। उनको हम बोलते हैं नव दक्षिण पंथ। इनका कंसेप्ट बड़ा जोरदार है। ये कहते हैं कि ये जो कल्याणकारी राज्य होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये कल्याणकारी राज्य निष्क्रिय नागरिकता को बढ़ावा देते हैं। इनका कंसेप्ट औरों से बिल्कुल ही अलग है कि ये निष्क्रिय नागरिकता को बढ़ावा देते हैं, कल्याणकारी राज्य। एक बार इन सबको मैं हटा देता हूं, इनकी फिर चर्चा कर लेंगे। हम न्यू राइट्स कर रहे हैं। न्यू राइट्स को आपको दो भागों में बांटना होता है कि समाज के मामले में क्या सोचते हैं और
बाजार के मामले में क्या सोचते हैं? समाज के मामले में रूढ़िवादी और बाजार के मामले में उदारवादी। समाज बंद है और बाजार है खुला है। बाजार में आप प्रतियोगिता करो, योग्यता के अकॉर्डिंग कुछ भी करो। यहां योग्यता दिखाने की जरूरत है नहीं है, ये तो जन्म आधारित है। जन्म से कुछ लोग बड़े होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं। कुछ लोगों की गरिमा और इज्जत ज्यादा होती है, उनके पास विशेषाधिकार होते हैं, कईयों के पास ये नहीं होते। भारत के संदर्भ में समझते हैं नवरूढ़िवाद क्या कह सकता है। नवरूढ़िवाद कहेगा कि हमने नवरूढ़िवादियों से पूछा कि यार दोस्तों तुम ये बताओ कि भारत के समाज में जो हायरार्की पाई जाती है ब्राह्मण से लेके और दलित तक की, वो हायरार्की गलत है या सही है? तो वो कहेंगे बिल्कुल सही है, ये तो होती है हर एक समाज में, स्वाभाविक है, ये तो प्राकृतिक है, इसको चर्चा छोड़ो। फिर हम कहेंगे बाजार के मामले में, हाँ बाजार के मामले में कोई हायरार्की नहीं है। ब्राह्मण है तो वो भी स्वतंत्र है धंधा करने के लिए, और दलित है वो भी स्वतंत्र है, अपने योग्यता अकॉर्डिंग काम करो और मर्जी होती संपत्ति कमा लो। तो ये समाज के मामले में तो अलग सोचते हैं और बाजार के मामले में अलग सोचते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं? नव दक्षिणपंथी बोलते हैं, न्यू राइट्स बोलते हैं इनको। ये हेयक और नोजिक है, ये ऐसे ही लोग हैं। F.A. हेयक, F.A. हेयक ने दो व्यक्तियों को बड़ा प्रभावित किया। एक किया इसने अमेरिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को, और दूसरा किया ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को। ये दोनों 1980 से लेकर 90 के बीच के अंदर 8-9 साल तक दोनों देशों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं। ये दोनों 80 से लेके 90 तक। हेयक ने इनको समझाया कि ये जो कल्याणकारी राज्य आया है, आप ये बता सकते हैं क्या कल्याणकारी राज्य का डेवलपमेंट कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। मजबूरी थी यूरोपीय राज्यों की, क्योंकि यूरोपीय राज्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो गए थे। तो अपने नागरिकों का कल्याण करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका हस्तक्षेप करना क्या था? जरूरी था। अब आप सब चीजों को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि लोग पिटे हुए थे युद्ध के मामले के अंदर। तब राज्यों की मजबूरी थी कि अपने नागरिकों का कल्याण करे, सिर्फ सुरक्षा उपलब्ध नहीं कर पाए करवाए। तो कल्याणकारी राज्य सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आए। हमने देखा कि ब्रेवजी रिपोर्ट को लागू करते ही 1945 में पहला कल्याणकारी राज्य कौन बना? और ब्रिटेन से प्रेरित हो गए फिर फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और पश्चिमी यूरोप के देशों ने कल्याणकारी राज्य अपना लिए धीरे धीरे। पूर्वी यूरोप के साथ संकट नहीं था, क्योंकि पूर्वी यूरोप तो साम्यवादी था ही, तो वहां तो वो तो वैसे ही साम्यवादी था, तो कल्याण का संकट नहीं है। वहां तो आर्थिक समानता पर वैसे ही बल दिया जा रहा है। फिर ये पश्चिमी यूरोपीय राज्य भी कल्याणकारी हो गए। अमेरिका भी धीरे धीरे क्या हो गया था? कल्याणकारी। और विशेष करके 1930 में एक महामंदी आई थी, और हिटलर है ना, उसी महामंदी की उपज था। पूरा यूरोप फेल हो गया था, अमेरिका फेल हो गया था, वस्तुओं के अंबार लग गए थे। तो हम कह रहे हैं धीरे धीरे कौन से राज्य बढ़ने लगे? कल्याणकारी गतिविधियों का प्रसार होने लगा। मैंने कहा 1930 की महामंदी के बाद अमेरिका, जो कि पूंजीपतियों का प्रेरक देश है, उसको भी अपने यहां कल्याणकारी गतिविधियां शुरू करनी पड़ी थी। तब F.D. रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो 1932 में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, उसने देखा कि महामंदी की वजह से अमेरिका बर्बाद हो रखा। यूरोप तो बर्बाद हो ही गया था, अमेरिका भी बर्बाद हो गया। आर्थिक महामंदी का तात्पर्य यह था कि 1930 तक आते आते सामान का ढेर लग गया, लेकिन खरीदार नहीं थे। बाजार सामान से अटा पड़ा था, लेकिन लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो देखिए, तेजी और मंदी के दौर पूंजीवादी व्यवस्थाओं में आते ही रहते हैं। ये निरंतर दौर है, कभी तेजी आती है और कभी मंदी आती है। अपने यहाँ 1998-99 में एक बार आई थी, फिर 10 साल बाद 7-8 के अंदर फिर मंदी आई थी। अभी चलो फिर तेजी है, तो हो सकता है अगले 10 साल में फिर कोई मंदी की चपेट में आते हैं। ये ना अर्थव्यवस्थाओं के सर्किल है, तेजी और मंदी यहां आती रहती है। तो तब F.D. रूजवेल्ट ने ब्रिटेन में फोन किया किंस को पूछा कि तू बताइए, अमेरिका ना बर्बाद हो गया और यहां ना महामंदी आ रखी है, बेरोजगारी आ रखी है, क्योंकि मंदी है। मंदी की वजह से सामान का ढेर लगा पड़ा है, खरीदने वाले कोई है नहीं। तो सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां क्या हो गई है? बंद हो गई है। बंद होने की वजह से सारे मजदूर कहां बैठ गए हैं? घर बैठ गए। तो उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए, इनको रोजगार दीजिए, तो ताकि इनके हाथ में क्या जाए? पैसा जाए। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बोला कि किस तू जानता है कि अमेरिका और ब्रिटेन एक जैसे तो देश हैं,
हम तो पूंजीवादी हैं, हम ऐसे रोजगार दे नहीं सकते। रोजगार तो बाजार के वाले हैं, निजी क्षेत्र देगा रोजगार, सरकार तो यहाँ सिर्फ सुरक्षा करती है, रोजगार है नहीं देती। वो बोला अगर देश को उबारना है तो आपको कल्याणकारी गतिविधियां चालू करनी होगी, क्योंकि किन्स है ना वो कल्याणकारी राज्य का समर्थक है। तो जो कल्याणकारी राज्य है ना, इसको किन्सवाद का पर्याय माना जाता है कि अर्थशास्त्रियों में कौन सा अर्थशास्त्री है जो कल्याणकारी राज्य का समर्थक है, तो वो था किन्स, जो कि ब्रिटेन का था। तो फिर वहां एक न्यू डील पॉलिसी लागू की गई, हालांकि बाद की सुप्रीम कोर्ट ने ना वहां की उस पर रोक लगा दी थी। फिर उसने कहा कि रोजगार कैसे दे, फैक्ट्रियां तो बंद है। वो कहते ऐसा मत करो, तुम पैसा सर्कुलेट करो, मुद्रा सर्कुलेट करो तुम तो क्या उनको है ना, उनको बुलाओ, उनको बोलो तुम है ना दोपहर तक गड्ढे को खोदो और शाम को गड्ढे को भर दो, और शाम को क्या दे दो, उनको पैसा दे दो। जब उनके हाथ में पैसा जाएगा ना तो वो चीजें खरीदेंगे तो चीजें बिकेगी तो फैक्ट्रियां चालू हो जाएगी, चालू होगी तो उनमें रोजगार की मांग उठेगी और बाजार दोबारा उठ खड़ा होगा। और ऐसे ही किया गया, बाजार दोबारा उठ खड़ा गया। तो धीरे धीरे करके ना ये यूरोप के अंदर राज्य कैसे हो गए, कल्याणकारी हो गए थे। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस कल्याणकारी कार्यों में और ज्यादा तेजी आई। लेकिन अगले 30-40 साल में यह देखा गया कि कल्याणकारिता के नाम के ऊपर बहुत बड़ा क्या होने लगा, खर्चा होने लगा। लोगों ने जो शुरुआत में शिक्षा मांगी, स्वास्थ्य मांगा, धीरे धीरे वो बोले हमें बेरोजगारी भत्ता भी दे दो, पेंशन भी दे दो, वृद्धावस्था पेंशन भी दे दो, ठीक है। भांति भांति की डिमांड्स वो करने लगे। तो राज्य ना दाई राज्य हो गए, नैनी स्टेट्स हो गए। नैनी स्टेट और दाई राज्य जो पैदा होने से लेके मरने तक किस क्या रखता है, ध्यान रखता है। तो जब नैनी स्टेट हो जाता है ना, तो फिर जो युवा थे ना वो भी घर बैठे थे कि हम कमाते तो कम है, उल्टी का हमें बेरोजगारी भत्ता क्या मिल रहा है, तो उन्होंने काम छोड़ दिया। तो हेक जैसे लोगों ने समझाया मार्गरेट थेचर को और रोनाल्ड रीगन को, तब रीगनवाद आया और थेचरवाद आया। इन नव दक्षिण पंथियों ने यह समझाया कि ये जो कल्याणकारी राज्य है ना, ये निष्क्रियता पैदा करते हैं। वो बोले यार ये थोड़ी हो सकता है, हम तो इनको कितने ज्यादा अधिकार दे रहे हैं कल्याणकारी राज्य के तहत, तो अधिकार तो निष्क्रियता पैदा करते हैं। ये कहते हैं अलग प्रकार की निष्क्रियता पैदा करें। क्या कर रहे हैं कि अब लोग ढीले हो गए हैं, उन्होंने स्वाभिमान भी खो दिया है, और वो हर चीज की तरफ किसके मुंह की तरफ देख रहे थे, सरकार के मुंह की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये नव दक्षिणी पंथी कहते हैं कि ये जो कल्याणकारी राज्य है ये क्या बढ़ाते हैं, निष्क्रियता बढ़ाते हैं, लोगों को कामचोर बनाते हैं। कल्याणकारी राज्य होते हैं तो ये क्या, लोगों को पता है कि हमारे रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएं कौन पूर्ति कर देगी, सरकार। तो वो है ना फिर अपनी योग्यता को बढ़ावा नहीं देते, वो है ना आत्म स्वाभिमान खत्म हो जाता है, आत्म स्वावलंबन खत्म हो जाता है, और वो धीरे धीरे कामचोर हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, वो निष्क्रिय नागरिक हो जाते हैं। तो निष्क्रिय नागरिकता का अलग अर्थ हमें किसने बताया, एफ और नव दक्षिण पंथियों ने बताया कि कल्याणकारी राज्य किसको बढ़ावा देता है, निष्क्रिय नागरिकों को बढ़ावा देता है, जो सरकार के ऊपर निर्भर होकर और सो जाते हैं। तो ये थे न्यू राइट्स, इनका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो अब ये कंसेप्ट ना पुराने वाले कंसेप्ट बीच की उसके साथ मेल नहीं खा रहा। उसमें ये था कि आप सिर्फ अधिकारों के बारे में सोचते हैं, कर्तव्यों के बारे में आप निष्क्रिय हो गए हैं। आप इंडिविजुअल गुड के बारे में तो सक्रिय हैं, लेकिन कॉमन गुड के बारे में क्या है, निष्क्रिय है। तो वास्तव में कौन सा गुड अच्छा होता है, कॉमन गुड अच्छा होता है। वहां तक तो हम ये चर्चा कर रहे थे, यहां हमने एक अलग ही चर्चा कर ली। कल्याणकारी राज्य नव दक्षिण पंथी कहते हैं किसको बढ़ावा देते हैं, निष्क्रिय नागरिकता को। तो ये हमने एक और प्रकार की नागरिकता की, निष्क्रिय नागरिकता। जब हमने निष्क्रिय नागरिकता की शुरुआत की थी हमने कहा इसमें अधिकार होते हैं, उत्तरदायित्व, कर्तव्य है, कॉमन गुड है, नागरिक सद्गुण नहीं होते। फिर हमने आगे बढ़े तो इनका समर्थन करते हैं उदारवादियों से शुरू हुआ, फिर भांति भांति की क्रांतियां हुई, फिर उसके बाद स्वेच्छातंत्रवादियों ने इसका समर्थन किया, उसके बाद नव दक्षिण पंथियों ने कल्याणकारी राज्य में किसका वर्णन किया, निष्क्रिय नागरिकता का। अब एक और मुद्दा करते हैं जो निष्क्रिय नागरिकता से जुड़ा हुआ है। अभी तो हमने रोमनवादी सिद्धांत किया नागरिकता का, कि रोमन जैसे सोचते थे कि नागरिकता से अधिकार मिलते हैं, उसके बाद उसका विकास हुआ धीरे धीरे। अब निष्क्रिय नागरिकता से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है नागरिक निजता सिंड्रोम। अब चूंकि निष्क्रिय नागरिकता हमने देखा काय पे आधारित हो गई है, अधिकारों के ऊपर, इसने जन्म दे दिया है अणुवादी एटॉमिक सोसाइटी को, अणुवादी समाज को, जहां व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, समाज के बारे में
व्यक्ति अणु की तरह स्वतंत्र और स्वायत्त हो गया है, दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। इसने बढ़ावा दिया है व्यक्तिवाद को। तो अब देखिए ये सारा कुछ आया ना, अधिकार, अणुवादी समाज, व्यक्तिवाद, ये सब आया तो व्यक्ति ने अपने पारिवारिक दायित्वों तक, अपने अधिकारों तक, अपने निजी जीवन तक, अपने व्यक्तिगत सुख तक केंद्रित हो गया। मेरा परिवार, मेरा कैरियर, मेरा घर, मेरा सुख, यही केंद्रित हो गया वो। तो नागरिक सिर्फ किसके बारे में सोचता है? निजता के बारे में। परिणाम ये निकला कि उसने समुदायवाद के बारे में या समुदाय के हित के बारे में, समाज के हित के बारे में सोचना छोड़ दिया। फिर हम क्या करते हैं? हम भी ऐसे ही हो गए। अब हम अपना घर साफ करेंगे और कूड़ा करकट लाके कहां डालेंगे? गली के अंदर डालेंगे। फिर सरकार को गालियां देंगे कि सरकार क्या नहीं करवा रही, गली की सफाई नहीं करवा रही। फिर हम सब है ना, हम सब गड़बड़ करते हैं। सिर्फ किसके हित सोचते हैं? खुद के हित सोचते हैं। तो जब आप खुद के हित सोचते हैं और औरों के हितों को नहीं सोचते तो आप काहे के शिकार हो गए हैं? नागरिक निजता सिंड्रोम के। तो ये जो लोग सक्रिय नागरिकता का समर्थन करते हैं, जिनको अपन अरस्तुवादी गणतंत्रवाद बोलते हैं या अरस्तुवादी नागरिकता वाले लोग हैं, ये कहते हैं ना, ये जो नागरिक निजता सिंड्रोम है, ये असफल से और असक्रिय नागरिकों को, अजीब से नागरिकों को जन्म देता है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तो ये कहते हैं अपने बारे में तो अरस्तु जैसे लोग कहते हैं पशु सोचता है। जो विवेकशील व्यक्ति होता है वो किसका हित सोचता है? औरों का हित और पूरे समुदाय का हित सोचता है। उसको पता है कि समुदाय का हित हो गया तो मेरा हित अपने आप ही हो जाएगा। तो ये फिर नागरिक निजता सिंड्रोम की आलोचना करते हैं। कौन सी नागरिकता वाले? सक्रिय नागरिकता वाले। अब इसे निकले कैसे नागरिक निजता सिंड्रोम से? तो मैं आपको खुद बताऊं, अभी यहां आने के बाद हमारे साथ भी क्या हुआ था। हम इसका शिकार हो गए महानगर में आने के बाद, नागरिक निजता सिंड्रोम के। हम ना गर्वपूर्वक कह देते हैं कि यार गांव में कोई एक घर का अगर 4 चक्कर मारो नहीं, इतना सारा गांव ना ढाला आ जाएगा। ऐसे कहते हैं। यार शहर में नहीं, टी टी करके 1000 चक्कर भी छोरी घर कर मार जो, ढाई कौन लागा है? अच्छा, इसका मतलब यहाँ ना फ्रीडम है, हम अपने अधिकारों को लेके क्या है, आनंद है। कोई किसी से किसी को कोई मतलब है नहीं है। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हमने कहा हम आ गए यहाँ, अब चूंकि गांव से यहाँ आए, यहाँ के रहे, तो यहाँ कोई किसी से बोलते ही नहीं है। नागरिकता में क्या भरी पड़ी है? निजता आ गई है। वो सिर्फ ना अपने फ्लैट तक, अपने जीवन तक, अपने परिवार बच्चों तक केंद्रित है, बोलते ही नहीं है। तो परसों तरसों मेरी अर्धांगिनी बोली कि ये जो पड़ोसन जेनन है, ये कह रही है कि ये जब ये फ्लैट कल्चर नहीं आया था तब तो हम सारे इकट्ठे होते थे, पारिवारिक समारोह मनाते थे, कोई भी त्योहार आता था इकट्ठे होते थे। तो अब है ना ये सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि क्या गया है? नागरिक। हम सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, बस यहीं तक केंद्रित हो गए। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि फिर ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि देखो, जिस दिन चुनाव होंगे ना उस दिन तुम्हें क्या डालना होगा? वोट डालना होगा। अमेरिका में जिस दिन चुनाव होते हैं लोग चिल्ल मारने जाते हैं, यार छुट्टी है। अपने यहाँ भी बहुत सारे बड़े लोग यही करते हैं, जो ठीक है, ओके यार छुट्टी है, वोट कर मारो ना गोली। जबकि वो एक जरूरी गतिविधि होती है कि हमें राजनीतिक गतिविधि में उस दिन भाग लेना चाहिए, लेकिन हम तो नहीं जाते। हम उस दिन आज पार्टी करेंगे, चलो आज छुट्टी है ना, आज क्योंकि वोटिंग है तो छुट्टी है, देखो उस दिन हमें जाना चाहिए वोट डालने के लिए। तो वहां अनिवार्य मतदान कर दिया गया ताकि नागरिकों को कौन सी मनोवर्ती से, निजता की मनोवर्ती से बाहर लाया जा सके। फिर दक्षिण कोरिया जैसे ने मोहल्ला बैठकें की शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे अपने यहाँ भी खैर आ तो रहा है ये, पर अन्य रूपों में आ रहा है। अब देखो किस रूप में आए। तो आप है ना जैसे भी है पार्टी वार्टी कर आके और किससे बाहर हो जाओ, नागरिक है निजता सिंड्रोम से बाहर निकला ना। खुद को अपने आप को कमरे तक सीमित नहीं कर ले, आसपास भी ध्यान रखें कि वो क्या रहा है। चलिए अब अपन जो अगली कक्षा में आएंगे तो हम कौन सी नागरिकता करेंगे? सक्रिय नागरिकता। हमें अब इतना ही सीखा है। बहुसंस्कृतिवाद के तहत हमने विल किमली का, भिखु पारिक, विभिन्नता की राजनीति। अब ध्यान से लोगे सबका। मैंने कहा ना अब वो निजता से बाहर आओ तो सब दिमाग लगा रहे हैं, कहना ग्रुप कैसे बनाएंगे, है ना। तो सब सैटरडे नाइट के चक्कर में मुझे पता है ना। कल संडे है, आराम से उठेंगे, कोई हैंग हो जाएंगे तो भी दिक्कत है नहीं है, वो चलो आपकी इच्छा है। तो फिर अब मैंने चर्चा की थी विल किमली का, भिखु पारिक, चार्ल्स टेलर की मैंने क्या करवाई थी बताओ, मान्यता की राजनीति, और विभिन्नता की राजनीति मेरियम यंग की। फिर अपने नागरिक निजता सिंड्रोम किया, जिसका संबंध किससे है? निष्क्रिय।
नागरिकता का रोमनवादी सिद्धांत किया जिसका संबंध है स्वेच्छा तंत्रवादी राज्य का एम्पायर होना, और हैक और ये नव दक्षिणपंथी ये भी काय के समर्थक हैं, निष्क्रिय नागरिकता के। तो अब वापस आओगे 5 मिनट बाद, तब हम करेंगे सक्रिय नागरिकता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।